हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं जेई मेंस के 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एनटीए की जो फाइनल की आई थी वो यहाँ पे की मैंने मेंशन कर रखी है। तो क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एल एम एंड टाइम। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला निकालना है कैपिटल जी का, और एच चाहिए मेरे को। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट चाहिए मेरे को। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इन्होंने ना हिंट दे दी कि आपको डायमेंशनल फार्मूला एच के टर्म्स में चाहिए। तो एच कहाँ पे आता है मेरा? देखो, कॉमन क्या चीज़ है प्लैंक्स कांस्टेंट में और जी में? जी है मेरा, जी इज़ माई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो मेरा बोल रहा है एच। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन पता है किस चीज़ में है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये दोनों चीज़ें कॉमन होंगी एनर्जी में। एनर्जी होती है E=hc/λ। और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है G m1m2/r। दोनों एनर्जीज ही हैं, तो एनर्जी को एनर्जी के बराबर कर सकता हूँ मैं। आ रही है बात समझ में? तो देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। G m1m2/r कर दिया। दोनों के डायमेंशंस किसके बराबर हैं? एनर्जी के बराबर। अब h की जगह तो मुझे h ही यूज़ करना है। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको h के टर्म्स में निकालना है, तो h की जगह h आ गया। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट L t-1, ठीक है। लेमडा डायमेंशन फार्मूला चलेगा L, ठीक है, क्योंकि मीटर्स में मेजर करते हैं। इक्वल्स टू लिखता हूँ, G का डायमेंशनल फार्मूला मेरे को चाहिए M इंटू एम, मास आ जाएगा अपना। और मास के लिए क्वेश्चन ने बोला है आप M यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में क्वेश्चन है। और m की पावर 2 हो जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में मेरा r है तो यहाँ पे भी l आ जाएगा। l से l मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मुझे h का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो h के लिए क्या आ जाएगा? सॉरी, मुझे को g का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो g के लिए आ जाएगा G=, h को एज इट इज़ लिखें पावर 1, l को एज इट इज़ लिखें पावर 1, t को एज इट इज़ लिखें पावर -1, और दूसरी साइड से m दूसरी साइड पे जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी, तो m की पावर आ जाएगी -2। तो अगर मैं चेक करूं तो अकॉर्डिंग टू NTA की ऑप्शन सेकंड सही है। H1 T-1 और L1 और M-2, जो कि हमारा जो आंसर है NTA की के साथ मैच कर रहा है। सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। सो इन 2 नहीं, मैं इसको 26 ही लिख देता हूँ, जैसा सीक्वेंस चल रहा है सो वैसे ही सीक्वेंस में लिख देते हैं। दिस इज़ 25, सो 26 सॉल्यूशन वी विल डू। दिस इज सॉरी 27, राइट। सो इन क्वेश्चन नंबर 27, question number 27, 0.5 kg mass is in contact with inner wall of a cylindrical drum। सो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, हम बना लेते हैं। दिस इज़ द सिलेंड्रिकल ड्रम, और इसके इनर बाउंड्री पे एक मास है, ठीक है, m मास मान लेते हैं हम। ऑफ रेडियस 4 मीटर, रेडियस इसकी 4 मीटर हमको गिवन है। रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मास जो इसका मेरे को गिवन है दैट इज़ 0.5 kg, और ये सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। सो वी कैन ड्रॉ द एक्सिस एंड इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस अबाउट इट्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। सो द पोटेंशियल, द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ओमेगा हमको पूछ रहा है, मिनिमम रोटेशनल स्पीड of the drum to enable mass to stick to the wall
इज़ 5 रेडियन पर सेकेंड, ये हमको गिवन है, 5 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है वो। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ड्रम्स इनर वॉल सरफेस एंड मास। सो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वॉल और इस मास के बीच में, वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमको यहाँ पे पता करना है। अब अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊँ तो इसके घूमने से क्या होगा, इसके घूमने से, सिलेंडर के रोटेट करने से क्या होगा, ये मास की टेंडेंसी होगी कि ये नीचे की तरफ स्लिप हो जाए। क्योंकि इसके नीचे स्लिप होने की तरफ टेंडेंसी है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो मैं इसकी एफबीडी बना देता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस पर ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन आएगा, कांटेक्ट फोर्स इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और नीचे की तरफ लगेगा mg फोर्स। तो ये नीचे की तरफ स्लिप ना हो उस कंडीशन के लिए फ्रिक्शन फोर्स या तो बड़ा हो या इक्वल हो mg के लिए, लिमिटिंग कंडीशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो या बड़ा हो mg से। और क्योंकि ये गोल गोल घूमेगा मास एक सर्कल में जिसकी रेडियस r होगी, तो कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, है ना। और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, वो प्रोवाइड करेगा। तो हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो F बराबर होता है म्यू n, ठीक है, और n बराबर यहाँ पे हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। तो मैं पुट कर दूंगा m ओमेगा स्क्वायर r इंटू n ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। m से m कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहाँ म्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। म्यू n की जगह हमारे पास हमने वैल्यू लिख दी, और ये n हो जाएगा हमारा m ओमेगा स्क्वायर और म्यू एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। तो m से m कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, म्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा मेरे पास। ये मेरा एक फार्मूला बन गया, जर्नल फार्मूला। अब मैं वैल्यूज़ अगर पुट करता हूँ यहाँ पे, सो इक्वल वैल्यू के लिए g की वैल्यू हमको 10 गिवन है, ओमेगा स्क्वायर हम देखें तो ये 5 रेडियन पर सेकेंड हमको गिवन है, 5 स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस हमको 4 मीटर गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 अपॉन 25 इंटू 4, 2, और ये 5 और ये 5, तो म्यू आएगा मेरा 1/10 के बराबर, जो कि होगा 0.1। हम चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ये अपना 0.1 इसका आंसर अपन को गिवन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that will be question number 28. So question number 28 में पुली ब्लॉक सिस्टम हमको गिवन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 blocks of mass 2 kg 1 kg respectively are tied ends of a string which passes over a light frictionless pulley as shown in the figure below. The masses are held at rest at the same horizontal level then released. The distance traveled by the center of mass in 2 seconds. तो 2 सेकंड के अंदर सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हमको यहाँ पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुली का घूमने का कोई काम नहीं है, सिर्फ मासेस यहाँ पे घूम रहे हैं, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हेयर वी विल राइट दी सॉल्यूशन। फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज पुली अटैच्ड टू अ सिस्टम। These are 2 masses, one mass here and one mass is here. So this is 2 kg and this is 1 kg. तो अब जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो क्या होगा, ऑफ कोर्स 2 kg वाला भारी है तो नीचे जाएगा और 1 kg वाला हल्का है तो ऊपर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स नेट कितना लग रहा है, देखो ये वाला इसको पुश कर रहा है ग्रेविटी 20 न्यूटन से, और ये साइड ग्रेविटी पुश कर रही है 10 न्यूटन से, ठीक है। तो ये वाला इधर आ रहा है 10, इधर आ रहा है 20 और इधर आ रहा है 10, तो नेट कितना हो गया 20 माइनस 10। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया 20 माइनस 10, और टोटल मास कितना है 2 + 1 3। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा, और वो होगा अपने पास 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इतना तो अपने पास आ गया। तो टोटल जो अपना सिस्टम है वो इस
एक्सेलरेशन से मूव करेंगे दोनों इंडिविजुअल ब्लॉक। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाएंगे m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, क्योंकि एक एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है अपन को, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमको पता है m1 पहले वाला मास है 2, a1 नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस ले लेता हूँ, तो कितना है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, a ले लेते हैं, प्लस m2 दूसरा वाला 1 kg ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना है, इसका भी a ही एक्सेलरेशन है, m1 प्लस m2 कितना है मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3। तो इसको सॉल्व करूँगा, -2a प्लस a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -a/3। a की वैल्यू कितनी है 10/3, तो a की जगह पुट करूँगा 10/3, ऑलरेडी 3 डिनोमिनेटर, 3 × 9 हो जाएगा, तो ये इतना -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास मेरा नीचे जा रहा है 10/9 के एक्सेलरेशन से। ठीक है, मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड्स। तो सेंटर ऑफ मास का ये जो पूरा सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है इस एक्सेलरेशन से, ठीक है, और इनिशियली रिलीज़ किया गया था, तो सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, टाइम हमको दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, ये देखो टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स में कहाँ पहुँच जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। So distance traveled by the center of mass will be UCOM into T plus half ACOM T square। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे चाहिए, ये 0 हो जाएगा क्योंकि U 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है -10/9, टी स्क्वायर आ जाएगा 4, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा -20/9 नीचे की तरफ मीटर्स में। जो सॉल्व करेंगे 20/9 को, तो हमारा लगभग 2.22 आ जाएगा मीटर्स में, और डाउनवर्ड होगा, ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं हम लोग, 2.22 अपना आ रहा है, तो ये अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। अ पार्टिकल चार्ज हैविंग 10⁻⁻9 कूलम XY प्लेन में मूव कर रहा है। फील्ड न्यूटन पर कूलम का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टेस्ला का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। तो यानी कि एक चार्ज पार्टिकल को इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इतनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो लॉरेंट्ज फोर्स लगाएंगे ना अपन। एफ वेक्टर क्या होता है, QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B वेक्टर, इसको अपन सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, तो थोड़ी सी मैथ्स लगेगी इसमें, बाकी कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, आसान से ये नीट लेवल का क्वेश्चन है ये तो। सो क्वेश्चन 29, सॉल्यूशन, लेट अस राइट द गिवन डेटा। Q है अपने पास 10⁻⁻9 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है अपने पास 0.4 जूल्स, 0.4 J कैप न्यूटन पर कूलम। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है अपने पास 4 × 10⁻³ K कैप टेस्ला। फोर्स वेक्टर है हमारे पास 4 I कैप प्लस 2 J कैप इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। फोर्स वेक्टर इज QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B वेक्टर। फोर्स वेक्टर की जगह वैल्यू पुट करते हैं, 4 I कैप प्लस 2 J कैप इंटू 10⁻⁻10, Q की जगह 10⁻⁻9 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मल्टीप्लाई है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो है 0.4 J कैप, ये हो गया QE प्लस Q 10⁻⁻9 QV क्रॉस B। वेलोसिटी वेक्टर हमको मालूम नहीं है, तो वेलोसिटी इसने बोला है XY प्लेन में चल रहा है, तो वेलोसिटी X डायरेक्शन की अपन ले लेंगे VX I कैप, और Y की ले लेंगे VY
जे कैप, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई प्लेन, है ना, तो वो एक्स वाई प्लेन में ही जा रहा है बस, तो दो ही लिखेंगे, वी एक्स आई वी वाई जे। और ये क्रॉस हो जाएगा इसका विद मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जो कि है 4 इंटू 10⁻³ के कैप। राइट, अब तो अपन को इसको सॉल्व करना है बस। इसको सॉल्व करेंगे तो 4i कैप प्लस 2j कैप एज इट इज़ आ जाएगा इंटू 10⁻⁻10। ये हो जाएगा 10⁻⁻9 इंटू 0.4, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ फ़िलहाल मैं, इंटू 0.4 जे कैप प्लस एक बार और आ रहा है अपना 10⁻⁻9। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेते हैं अपन अंदर। तो ये है अपने पास वी एक्स आई कैप क्रॉस के कैप। अब आपको पता है कि अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, है ना। तो आई क्रॉस जे के होता है मेरा, तो यहाँ पे मेरा आई क्रॉस के आ रहा है, तो आई क्रॉस के मेरा माइनस जे हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना आएगा माइनस जे। तो 4 इंटू वी एक्स हो जाएगा 4vx, और जो डायरेक्शंस आएंगे मेरे वो आएंगे आई क्रॉस के से, आई क्रॉस के जो होगा वो मेरा माइनस जे हो जाएगा, तो माइनस जे कैप आएगा मेरा यहाँ पे। फिर आएगा प्लस वी वाई इंटू 10⁻³ अपन बाहर ले लेंगे, वी वाई इंटू 4 हो जाएगा ये, वी वाई इंटू 4 या 4vy लिख देता हूँ इसको, 4vy, और जे कैप के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आपका आई कैप बन जाएगा, तो इधर लिख देता हूँ मैं आई कैप। ठीक है, ये बन गया मेरा आई कैप जे क्रॉस के, और ब्रैकेट में 10⁻³ है, तो 10⁻³ को मैं -9 और -3, ये बन जाएगा -12। ठीक है, अब अपन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर मैं ये 10⁻⁻10 जो आ रहा है, 1 सेकेंड, इसको मैं इधर ले जाऊं, इन पावर्स के साथ इधर लूँगा तो पावर पॉजिटिव में हो जाएगी, और इसको हम 10⁻10 इधर से हटा के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 का बन जाएगा +10, तो ऑलरेडी -9 है, -9 +10 हो जाएगा, और यहाँ पे +10 हो जाएगा, तो -9 +10 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -2, ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब हो गया मेरा 4i कैप 2j कैप, अब इसको सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा 4j कैप। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4vx, माइनस के साइन के साथ आएगा ये, तो -4 इंटू 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 0.04 vx जे कैप, और वापस से ये आएगा आपका प्लस 0.04 vy आई कैप। अब आई कैप वाले को आई कैप के साथ कंपेयर करो, ये आई कैप इधर टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर आपके पास ये आई कैप वाली टर्म है। ठीक है, और जे कैप वाली टर्म को जे कैप वाली टर्म के साथ कंपेयर करो, ये जे कैप है और इधर ये आपके पास ये वाली चीज़ जे कैप में है, कंपेयर कर लेते हैं अपन। तो 4i कैप को अब मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू, इस साइड पे आ रहा है मेरा 0.04 vy आई कैप। ठीक है, तो ये vy कितना हो जाएगा मेरा, मैग्नीट्यूड को देखेंगे हम, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4/0.04, पॉइंट हटेगा 00 ऊपर आएगा, तो vy मेरा बन जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो 100 मीटर पर सेकेंड आएगा। ऐसे ही मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरे पास ये हो गया मेरा आई कंपोनेंट। अब जे कंपोनेंट कंपेयर करते हैं ये दोनों, तो मेरे पास देखते हैं क्या निकलता है इससे। तो 4j माइनस ये वाली वैल्यू लिखूंगा, 4 मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बस, 4 माइनस 0.04 vx इक्वल्स टू, ठीक है, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0.04 vx 2 नेगेटिव साइन के साथ है ये -4, और ये हो जाएगा -0.04 vx -2, माइनस माइनस कैंसिल, सो vx कितना आएगा मेरा 2/0.04, यहाँ पे आ जाएगा 100, और ये
आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो वी एक्स कंपोनेंट आया आपका 50 मीटर पर सेकेंड और वी वाई कंपोनेंट आया आपका 100 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि आपकी वेलोसिटी क्या बनेगी 50 इन आई कैप, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या बन गया आपका 50 आई कैप प्लस 100 जे कैप। तो ये आ गया आपका आंसर। थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपके लिए धीरे धीरे आराम से इसको सॉल्व करके पूरा आपको आंसर निकाल के दिखा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 30. So in question number 30 you can see if x and y are the inputs, the given circuit works as. तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि x, ये हमारे नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, NOT नॉट, ये भी है NOT नॉट। तो x यहाँ से निकलेगा तो बन जाएगा x बार, y यहाँ से निकलेगा इनपुट तो आउटपुट आएगा y बार। अब ये आपके पास आ गया, एंड गेट के आगे नॉट लग गया तो नैंड गेट आ गया, ये नैंड, ठीक है ना। अब तो नैंड गेट का जो आउटपुट बनेगा वो बनेगा, ये हमारा इनपुट था x बार, है ना, और दूसरा था y बार। तो दोनों का डॉट करेंगे और होल बार लग जाएगा। अगर मेरा इनपुट होता ना a और b, तो नैंड गेट से आउटपुट होता a डॉट b बार, ठीक है। तो क्योंकि मेरा इनपुट ही यहाँ पे x बार y बार है, तो इसलिए मेरा आउटपुट आएगा x बार डॉट y बार और फिर इसके होल के ऊपर बार। तो अगर इसको हम सॉल्व करें डी मॉर्गन थ्योरम से, तो x बार डॉट y बार इसको हम लिख सकते हैं x बार डबल बार हो जाएगा प्लस y डबल बार हो जाएगा और डबल बार कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से मेरा अल्टीमेटली जो आउटपुट आया वो आएगा x प्लस वाई। ये x प्लस वाई फिर से इस गेट पे आएगा और ये गेट फिर से मेरा है एक नॉट गेट। तो x प्लस वाई के बाहर आते ही इनपुट अगर आप x प्लस वाई का दोगे तो आउटपुट आएगा x प्लस, क्योंकि नॉट गेट है ना, तो x प्लस वाई नॉट बन जाएगा। समझ में आई बात। और x प्लस वाई क्या होता है आपका, x प्लस वाई आपका होता है और गेट का आउटपुट, ठीक है। और x प्लस वाई बार किसका हो जाएगा, नॉर गेट का। तो इसलिए अपना आंसर यहाँ पे नॉर गेट आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन सेज इफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, या इफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स ऑन अर्थ फ्रॉम इन्फिनिटी। तो कोई बॉडी इन्फिनिटी से आ रही है अर्थ सरफेस पे। सो दिस इज़ अर्थ सरफेस, हम मान लेते हैं ये अर्थ है, एंड वन बॉडी इज़ कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। इट अटेन्स v वेलोसिटी k काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग ऑन अर्थ सरफेस। ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पहुँचते ही इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई k और इसकी वेलोसिटी हो गई v v एंड k रेस्पेक्टिवली r। और बॉडी का मास हमको दिया हुआ है, ये 1 kg की बॉडी है। अर्थ का मास हम कैपिटल ME मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस पूरे सिनेरियो में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी कैन राइट इनिशियल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इनिशियली ये मास तो इन्फिनिटी पे था, है ना, इस अर्थ से, अपनी अर्थ से इन्फिनिटी पे था, तो दोनों की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंट्रैक्शन एनर्जी भी होती है। तो दो मासेस अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस दूर हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि क्योंकि बॉडी इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी का मतलब वो इट वुड हैव स्टार्टेड विद एब्सोल्यूट रेस्ट, तो किसी रेस्ट से ही स्टार्ट होके और ड्यू टू सम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से वो अट्रैक्ट होनी शुरू हुई। सो वी विल ऑल्सो कंसिडर दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इनिशियली वॉज ज़ीरो, बिकॉज इन्फिनिटी से आ रही है एंड इट वॉज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स। तो जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा, धक्का नहीं, पुश नहीं होगा, तब तक कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी ना, राइट। सो इनिशियली इट हैड ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रॉम ज़ीरो इट स्टार्टेड।
सो इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रीचेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ तो अर्थ की और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -GME/m/r/e, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि वो k रहेगी। मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसको ½ mv² लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी को। इसको सॉल्व करूँगा मैं तो ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन ½ mv² इक्वल्स टू GME/m/r/e। यहाँ पे हम स्मॉल m को कैंसिल कर सकते हैं और देखेंगे तो v² किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स GME/r/e। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, अंडर द रूट ये हो जाएगा। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 2GME। हमको पता है g इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, GM/r², ठीक है। तो यहाँ से GRE² की वैल्यू किसके बराबर होगी, GME के। तो ये जो GME आ रहा है इसकी जगह मैं GRE² लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ GRE² RE कैंसिल हो जाएगा। तो V क्या बन गया मेरा, √2GRE, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ क्वेश्चन में देख सकते हो 6400 गिवन है, G 9.8 गिवन है। आपको पता है जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड बन जाता है, ठीक है। और अब आपको वेलोसिटी मिल गई तो आप काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल सकते हो, जो कि होती है ½ mv²। m हो जाएगा हमारा 1, v² की जगह ये आप वैल्यू पुट करेंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर को मीटर में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एनर्जी भी आ जाएगी इसकी, दैट विल बी इक्वल्स टू 6.27 × 10⁻7 जूल्स में हमारी SI में इसका आंसर आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर 32 हमको बोल रहा है in a screw gauge the zero of main scale reference line coincides with 5th division of circular scale। तो जो मेन स्केल का यहाँ पे मेन स्केल का जो ज़ीरो है ये कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल के 5th डिवीजन से, यानी कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नीचे रह गया। होना तो क्या चाहिए, इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो यहाँ पे होना चाहिए, है ना, दोनों एक दूसरे को टच करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपके पास कौन सा एरर होगा, +0 एरर होगा, अदरवाइज़ आपके पास -0 एरर होगा। तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे +0 एरर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन को अगर मैं रीड करता हूँ तो क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है सर्कुलर स्केल व्हेन द 2 स्टड्स आर इन कॉन्टैक्ट देयर आर 100 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन्स हैं और पिच जो है वो 0.1 mm है। यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी लीस्ट काउंट की, क्योंकि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास पिच अपॉन डिवीजन्स इन सर्कुलर स्केल। सो पिच आपके पास 0.1 mm है और सर्कुलर स्केल के डिवीज़न आपके पास 100 हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.001 आपके पास जो है mm में लीस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड द रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज़ 5 mm। सो मेन स्केल रीडिंग आपके पास है 5 mm एंड 50th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल का डिवीजन कौन सा, 50th कोइंसाइड हो रहा है किससे, विद द रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 50 इंटू लीस्ट काउंट, जो कि है 0.001। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.05 mm। तो अपने पास मेन स्केल रीडिंग आ गई, सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। अब अपन को क्या निकालनी है, टोटल जो डायमीटर की रीडिंग होगी। तो टोटल जो रीडिंग होगी वो होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और -0 एरर। तो इस जो क्वेश्चन ने अपन को स्क्रू गेज दिया है उसमें एरर आने के कितने चांसेस हैं,
जितना उस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है उतना ही एरर आएगा ना, और वो पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और सभी एरर्स को सब्ट्रैक्ट करा जाता है। नेगेटिव एरर को नेगेटिव साइन के साथ, पॉजिटिव एरर को पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो -0.001, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी डायमीटर की, वो आएगी 5.045 इन mm। यही हमारा यहाँ पे ऑप्शन NTA ने भी दिया है, हमारा भी वही आ गया। दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। So question number 33, dear students, we will read here. Question says, the surface tension of a soap bubble is this. The work done in increasing the diameter of bubble from 2 centimeter to 6 centimeter is this. Find the value of alpha. तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। सरफेस टेंशन मेरे को गिवन है, सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू 0.03 न्यूटन पर मीटर, और बबल का रेडियस, इनिशियल रेडियस है 2 सेंटीमीटर, फाइनल रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और जो इसमें वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन की वैल्यू अल्फ़ा पाई इंटू 10⁻⁻4 जूल गिवन है, और हमको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है वर्क डन जो होगा इन सॉल्यूशन वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि हमारा ये सोप बबल है तो जो चेंज इन एनर्जी होगा वो हमारा होगा 2 टाइम्स ऑफ टी फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। 2 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा सोप बबल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल, आप देख सकते हो। सोप बबल जो होता है ना अपना, उसके 2 फ्री सरफेस होते हैं, अंदर और बाहर, ठीक है, दोनों तरफ एयर होती है, तो फ्री सरफेस एरिया 2 हो जाएंगे, इसलिए ट्रू। और अगर लिक्विड ड्रॉप होता तो सिर्फ टी ही आता, 2T नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने जस्ट यहाँ पे डेटा पुट करना है और आंसर ने आ जाना है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 टाइम्स ऑफ टी दैट इज 0.03, फाइनल सरफेस एरिया विल बी 4πr², सो 4π रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 का स्क्वायर, राइट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। द वर्ड इंक्रीजिंग द डायमीटर, ये डायमीटर गिवन है हमको, तो मैं रेडियस हो जाएगी ये मेरी 1, राइट, और ये हो जाएगी मेरी रेडियस 3। तो यहाँ पे हम लोग 4πr² जो कि हो जाएगा 9 इंटू, सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 आएगा, ठीक है, -1 4πr², r² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4π हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0.03, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4π, और अंदर हमारे पास बचेगा 9 इंटू 10⁻⁻4 और -1 इंटू 10⁻⁻4। तो क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को जो वैल्यूज़ चल रही हैं क्वेश्चन में वो 10⁻⁻4 रहना चाहिए, तो मैं भी 10⁻⁻4 रहने देता हूँ। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 4 24π इंटू 10⁻⁻2, और 9 - 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8 इंटू 10⁻⁻4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 24 इंटू 8 हो जाएगा आपके पास 192, और 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.92 पाई इंटू 10⁻⁻4 ये जूल हो जाएगा, और देखो अपना 1.92 यहाँ पे मैच कर गया आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट अस कम टू 34th क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मिक्सचर ऑफ CO2 है आपके पास, ऑक्सीजन, वॉल्यूम दी हुई है इतनी, ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, राइट, अब रीडेबल है। सो हम इसको साथ साथ नोट करते जाते हैं कि आपको मिक्सचर दिया हुआ है CO2 का प्लस O2 का,
और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है इनकी आपको गिवन 8310 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, विच वी कैन कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब, एंड मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके इसको हम लिख सकते हैं 8.31 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। आगे बढ़े तो कह रहा है कि टेम्परेचर है उस सिस्टम का, मिक्सचर का 300 केल्विन, सो टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन एंड प्रेशर इज़ 100 किलो पास्कल। सो 100 किलो पास्कल प्रेशर को हम लिख सकते हैं 100 के पास्कल, के हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ तो ये टोटल बन जाएगा 10⁵ पास्कल, ये SI में ही चल रहा है। एंड मास दिया हुआ है, गिवन मास, गैस का गिवन मास है हमारे पास टोटल 13.2 ग्राम्स जी, राइट, ये हमको टोटल क्वेश्चन में गिवन है। अज्यूम बोथ CO2 एंड ऑक्सीजन बिहेव लाइक आइडल गैस, और R हमको दिया हुआ है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। हमको फाइंड क्या करना है इसमें, द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं हमको। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन फिज़िक्स में डाल दिया, कोई बात नहीं, हम केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल मोल्स फाइंड कर लेते हैं, सिस्टम में कितने मोल्स हैं। सो टोटल मोल्स ऑफ CO2 प्लस O2, ठीक है, तो एक के मोल्स हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। CO2 के अपन मोल्स N1 मान लेते हैं और ऑक्सीजन के अपन N2 मान लेते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, PV = nRT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो PV/RT करेंगे तो ये टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम, R और टोटल टेम्परेचर सब कुछ गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो N1 + N2 टोटल मोल्स प्रेशर इज़ 10⁵, वॉल्यूम इज़ in SI 8.31 इंटू 10⁻³ अपॉन गैस कांस्टेंट 8.31 और टेम्परेचर 300 केल्विन, ये भी SI में है। सो सॉल्विंग दिस वी गेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एज 0.333 मोल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, N1 + N2 बराबर 0.333 के अप्रॉक्स आ गई, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हम लोग लिखते हैं इसमें अगली इक्वेशन, क्योंकि हमको ये पता है कि टोटल मास जो है वो है 13.2, ठीक है। तो गिवन मास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, गिवन मास होता है सॉरी मैं लिखूँ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ से गिवन मास किसके बराबर आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मेरे को टोटल गिवन मास है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 13.2, ठीक है, मोलर मास इंटू N। अब यहाँ पे मेरे पास दो गैसेस हैं, पहली मेरी गैस है जिसका मोल्स CO2 है, जिसके मोल्स हैं N1 और मॉलिक्यूलर मास CO2 का हो जाएगा 44, तो इंटू 44। ऐसे ही दूसरी मेरी गैस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल्स हैं N2 और गिवन मास जो उसका मोलर मास होगा वो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन ने मेरे को पूछा क्या है, क्वेश्चन ने मेरे को पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि N1 और N2 की वैल्यू पूछी है। अब तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गया 10th क्लास का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको बस हमको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर, सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट N1 = 0.211 मोल्स, ठीक है, और N2 = 0.122 मोल, विच इज़ आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यू कैन सी द क्वेश्चन इन वन पेज हियर। नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर करते हैं 35। In an air bubble, diameter 2 mm rises steadily through a liquid of density 2000 kg/m³। तो नोट करते जाते हैं हम साथ साथ में डेटा। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 35। तो एयर बबल है हमारे पास, ठीक है। तो ऑफ डायमीटर 2 mm है, तो रेडियस हो जाएगी 1 mm,
इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा 1 mm को सेंटीमीटर में, तो 0.1 हो जाएगा ये सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आगे बोल रहा है कि ये एक लिक्विड में है जिसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2000 kg पर मीटर क्यूब है। तो इसको मैं 2000 kg पर मीटर क्यूब को अगर 1000 से डिवाइड कर दूं तो 1 ग्राम पर cc में आ जाएगी, क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें आंसर जो चाहिए फाइनल वो पॉइस में चाहिए, और पॉइस जो होती है वो CGS यूनिट होती है विस्कोसिटी की एट अ रेट। वेलोसिटी मेरे को ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर पर सेकंड में नोट कर लिया मैंने। तो हमको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। तो क्या होगा, जब ये किसी लिक्विड में होगा तो ऊपर की तरफ इस पर बायंड फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और नीचे की तरफ इस पर विस्कस फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये हमारे पास एयर बबल है। तो इसकी खुद की जो डेंसिटी होगी वो तो नेग्लिजिबल होगी क्योंकि एयर बबल है। तो ऊपर वाला फोर्स, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों फोर्सेस को बैलेंस करूं, ठीक है, तो मेरे पास आएगा बायंड फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इंटू जी, और विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा रेडियस टाइम्स वेलोसिटी, और वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू जी 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ से आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। पाई पाई बाई बाई हो जाएगा, 2 × 3 2 × 2 ये हो जाएगा, और मेरे को वेलोसिटी के इक्वेट करना है इसको। तो वी हो जाएगा मेरे पास 2/9 रो एल आर स्क्वायर जी बाई ईटा, ठीक है। सो 2/9 रो आर स्क्वायर जी बाई ईटा, ठीक है। और ये मेरे को क्योंकि ईटा ही पूछ रहे हैं तो मैं वी को नीचे ले जाता हूँ, ईटा को लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ। तो यहाँ से विस्कोसिटी का फॉर्मूला बन गया। अब डेटा सब्सटीट्यूट करना है। डेटा है हमारे पास 2/9 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हम कन्वर्ट कर चुके हैं ग्राम पर सीसी में 2 आ जाएगा। फिर आएगा आर स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास जी अपॉन में वेलोसिटी तो हमको दी हुई है किस में, सेंटीमीटर पर सेकंड में। इसको सॉल्व करेंगे तो 8.88 पॉइस जो है हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। ये हो गया हमारा 35th। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 36 अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 2 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। साथ के साथ इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, देयर इज़ अ स्फेरिकल बॉल है और ये इसका मास हमको 2 kg गिवन है, और ये किसी सरफेस पे फॉल करती है फ्रॉम हाइट इज़ गिवन टू अस 10 मीटर। इज़ ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग, तो जब ये बॉल कुछ नीचे हाइट पे जाके रुकती है, राइट, तो ये कुछ ऐसा पेनिट्रेट करती है, सैंड वगैरह कुछ सिस्टम है यहाँ पे। सो आफ्टर पेनिट्रेटिंग 10 सेंटीमीटर, सो ये H1 हाइट मान लेता हूँ, ये H2 हाइट मान लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर। द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय सैंड, तो सैंड इस पे ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगाएगी, वो हमको फोर्स निकालना है। तो हमको पता है कि यहाँ पे टोटल वर्क डन क्या होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क डन जो होता है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, राइट। तो टोटल वर्क डन कौन कौन करेगा, ग्रेविटी ने इसको नीचे लाया, और फिर जब ये इस सरफेस पे आई तो सैंड ने इसको ऊपर की तरफ पुश करा तो वर्क करा कुछ, ठीक है। तो हमको सैंड का जो फोर्स लगाएगी सैंड वो निकालना है, और ये फाइनली इट इज स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली रुकने के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि दोनों काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो ही होंगी। वर्क डन बाय ग्रेविटी, नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हुआ, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा ग्रेविटी का mg इंटू एच। तो हाइट अपने पास एक तो 10 मीटर आएगी और दूसरी 10 सेंटीमीटर आएगी, जो कि 0.1 भी हम उसको लिख सकते हैं,
ठीक है। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, और दूसरा वर्क डन होगा नेगेटिव साइन में, क्योंकि वो वर्क डन अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ और फोर्स है ऊपर की तरफ, तो इसलिए वो वर्क डन नेगेटिव होगा। फोर्स ऑफ सैंड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट 0.1 हुआ है सैंड में, तो 0.1 मीटर्स यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 10.1 इक्वल्स टू एफ एस इंटू 0.1। तो एफ एस हो जाएगा हमारा 20 इंटू 10.1 बाय 0.1। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाता है 2020 न्यूटन्स, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, 2020 ही इज़ गिवन इन दी NTA, is given by NTA. So this is the answer for this particular question. Let us move to next question, that is question number 37. So 37 says an electromagnetic wave travels in free space along its direction. Particular point in space, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपको दिया हुआ है, नोट कर लेते हैं साथ के साथ। सो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है 2 इंटू 10⁻⁷ J कैप टेस्ला एसोसिएटेड विद दिस वेव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमसे पूछा जा रहा है, जो कि बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन होता है E वेक्टर इक्वल्स टू B क्रॉस C। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो B वेक्टर मेरे को पता है 2 इंटू 10⁻⁷ J कैप है मेरे पास। ठीक है। और ये बोला हुआ है मेरे को कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसलिए जो वेव की डायरेक्शन है, वेव की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट ही होगी, और डायरेक्शन एक्स है तो आई कैप आ जाएगा। तो हमको पता है जे कैप आई जे के, तो जे क्रॉस आई करूँगा तो माइनस के कैप आएगा मेरे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अब मैं लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 6 इंटू 10⁻⁷ और 8, ये कितना बन जाएगा 1। सो ये आपके पास, और जे क्रॉस आई जो होगा आपके पास वो बन जाएगा माइनस के कैप, और यूनिट्स आएंगी आपकी वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आपका आंसर होगा 60 - 60 के कैप वोल्ट पर मीटर, जो कि हमको NTA ने भी दिया है, राइट। सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। सो लेट अस नोट डाउन। क्वेश्चन कह रहा है 2 रजिस्टर्स 200 400 आर कनेक्टेड इन सीरीज, साथ के साथ डायग्राम बनाएंगे। सो क्वेश्चन कह रहा है कि 200 और 400 के 2 रजिस्टर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। सो बैटरी भी है इनके साथ में, और बैटरी कनेक्टेड इज़ 100 volt, so 100 volt battery is there, so I'll write 100 here. This is 200 ohm and this is 400 ohm. A bulb rated at 200 volt 100 watt is connected to 400 resistance. तो इसके साथ में पैरेलल में एक बल्ब कनेक्टेड है, और इस बल्ब की रेटिंग है, बल्ब की रेटिंग हमको दी हुई है 200 वोल्ट, और पावर है 100 वाट की पावर है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, इसको मैं C मान लेता हूँ, इसको मैं D मान लेता हूँ। तो VCD मेरे को निकालना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले बल्ब का जो रेटिंग दिया हुआ है उससे बल्ब का हम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता है V²/P, वोल्टेज का स्क्वायर होगा 200 इंटू 200 बाय पावर है इसकी 100, 0000 कैंसिल, सो 400 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस भी 400 हुआ, तो इन दोनों का मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो 200 बनेगा। ठीक है। तो मैं इन दोनों को हटा के एक ही रजिस्टर लगा देता हूँ 200 ओम का। तो जितना रेजिस्टेंस का ड्रॉप इधर आएगा उतना ही बल्ब पे भी आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं। अब सप्लाई वोल्टेज कितना है 100, तो 100 है, ये दोनों वोल्टेजेस दोनों रेजिस्टेंसेस सेम रेजिस्टेंसेस हैं, तो दोनों हाफ ऑफ वोल्टेज ले लेंगे। 50 वोल्ट ये लेगा, 50 वोल्ट ये लेगा,
तो ये वाला रजिस्टर जो 200 का था वो भी 50 वोल्ट लेगा, और इसके साथ जो अपन ने बल्ब लगाया है वो भी 50 वोल्ट लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 38, जिसका आंसर हमको 50 दिया हुआ भी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 says two metal plates AB kept horizontally with separation of this. So हम metal plates बना लेते हैं साथ साथ में। So this is my first plate and this is my second plate, right? एक की वोल्टेज A है, दूसरे की वोल्टेज B है। A ऑन टॉप, A टॉप पे है। एन एटमाइज़र जेट स्प्रेज ऑयल, तो यहाँ पे कहीं पे ऑयल स्प्रे किया जाता है जिसकी डेंसिटी ऑफ ऑयल हमको गिवन है 1.5 ग्राम पर cc। ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं ऑयल की। मैं बना लेता हूँ इसको थोड़ा सा अच्छे से। ये ड्रॉप आ जाती है ऑयल की, राइट, जिसकी रेडियस हमको गिवन है 1 mm, राइट, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ड्रॉपलेट्स तो यहाँ पे कहीं पे स्प्रे किया जाता है और स्प्रे से यहाँ पे ड्रॉप्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं। ऑल ऑयल ड्रॉपलेट्स कैरी अ चार्ज ऑफ 5 नैनोकुलम, तो हर ड्रॉपलेट पे जो चार्ज होता है 5 नैनोकुलम का होता है। द पोटेंशियल A and B एक्वायर्ड ऑन प्लेट्स AB इन ऑर्डर टू एंश्योर ड्रॉपलेट्स डू नॉट डिसेंड, तो ये जो प्लेट्स हैं हमारी, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इनका पोटेंशियल कितना होगा A और B का, ये हमको पता लगाना है, ताकि ये जो जितनी भी सारी ड्रॉपलेट्स हैं ये फ्लोट करें, नीचे ना गिरें। तो मतलब इस पर इन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो बैलेंस होगा। नीचे लगने वाला फोर्स होगा mg, ठीक है। अब ऊपर लगने वाला फोर्स होना चाहिए QE। तो इसका मतलब, क्योंकि इस पर चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की बात करिए आप, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इन पे, ठीक है ना। तो क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पे फोर्स ऊपर लगना चाहिए। अब फोर्स ऊपर जब लगेगा, जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि चार्ज तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ फुल स्क्रीन। तो ये चार्ज जो है मेरे पास, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। तो QE बराबर mg करना है मेरे को। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, mg/q हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे को पता है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, VA माइनस VB। डेफिनेटली इसमें से बड़ा कौन सा पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ, अगर यहाँ ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। ये कैसे पता है अपन को, क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा है E = -dV/dr। तो यहाँ पे जो ये माइनस का साइन आता है वो यही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इसका मतलब इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, B बड़ा हुआ, यानी कि B वोल्टेज बड़ी हुई। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा बड़ी वाली वोल्टेज माइनस छोटी वाली वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस =del V ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जिन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं वैल्यू पुट करूँगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है mg/q एंड इंटू d। अब देखो मेरे को मास जो है इनका ड्रॉप्स हैं, मास हो जाएगा इनका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी पता है और रेडियस पता है, तो इनका मास निकाला जा सकता है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑयल, वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 πr³, ठीक है ना। रेडियस मेरे को इनकी गिवन है, स्मॉल r लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। वैल्यू पुट करते हैं हम, del V = मास की जगह आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल 4/3 πr³, ये आ गया मास, इंटू g/q इंटू d, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को जो है डेटा
सारा यहाँ पे अपन को गिवन है, अपन को यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं अपन, ऊपर देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ अपन को गिवन है। वैल्यू पुट करेंगे। सो डेंसिटी ऑफ ऑयल 1.5 ग्राम पर सीसी है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मैं कन्वर्ट करूँ अगर SI में, तो 1 ग्राम पर सीसी 1 ग्राम पर सीसी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 10⁻³ टू कन्वर्ट दिस इनटू SI। सो 1000 kg पर मीटर क्यूब, राइट। 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई एज इट इज़ आ जाएगा। रेडियस है 1 mm। सो 1 mm इसकी रेडियस है, तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका क्यूब आएगा। तो 3 × 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ 10⁻⁹ हो जाएगा। जी हमारा ऑलरेडी SI में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चार्ज हमारा जो है 5 नैनो है, नैनो मतलब 10⁻⁹। और D जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का, वो हमारा है, वो गिवन है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ लिखा नहीं। 12/π अपन को गिवन है, तो D आ जाएगा 12/π। सेंटीमीटर में है तो 10⁻² से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारे पास इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 4 आ जाएगा इधर, 5 × 2 10 हो जाएगा ये, और 10 की पावर को सबको साथ में ले लेते हैं, तो del V हो जाएगा 1.5 × 2। ये देख सकते हैं 1.5 × 2, ये हमारा हो जाएगा 3 × 4 12 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 + 3, और ये -9 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा हमारा। तो पहले मैं इसको जो कैंसिल हो रहा है वही कर देता हूँ, आसानी रहेगी फिर उसके लिए हमको कैलकुलेशन करने में। तो 10⁻³ एंड -2, बस यही बचा है हमारे पास 10 की पावर में, तो ये 10 ही रह जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अपन धीरे धीरे इसको लिख देते हैं। 10 × 1.5 15 बन जाएगा। फिर ये वाला 4 आ गया एक, ठीक है। तो ये और ये तो अपना कैंसिल हो गया, 10⁻³ है ना, ये अपना चला गया। 10⁻³ और 2 ये चले गए अपने। तो यहाँ पे रह गया 4, फिर रह गया एक 2, फिर एक और रह गया अपने पास 4। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यस, तो इसको मल्टीप्लाई करने में अपने पास 480 वोल्ट्स आ जाता है। अब अपन को पता है भाई इसमें से बड़ा वोल्टेज कौन सा है, B वाला बड़ा है, तो VB - VA बराबर 480 वोल्ट आ जाएगा। अब अपन ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो ऑप्शंस में क्या दे रखा है अपन को, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है अपन को, पहला ऑप्शन दे रखा है 100 एंड 580। तो मतलब VA पहली बात तो छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं 100 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 580 लिखूँ तो 480 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। दूसरे में चेक करूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि A तो मेरा छोटा होना चाहिए। 60 और 400 ये भी नहीं हो सकता, और ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरा ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, 2 point charges 8 microcoulomb - 2 microcoulomb are located at x = 2 and x = 4. तो वी विल ड्रॉ द सिचुएशन साइड बाय साइड। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ, ये x = 2 और ये x = 4 मान लेते हैं, 2 and 4। सो 2 पे आपने रखा हुआ है 8 माइक्रोकुलम का चार्ज, और 4 पे रखा हुआ है -2 माइक्रोकुलम का चार्ज, respectively on x-axis. The ratio of electric flux due to these charges through two spheres of radii 3 centimeter, this is also in centimeter, and 5 centimeter. तो आपको अब with their centers at origin, तो आपको अब 2 स्फेयर बनाने हैं। पहला स्फेयर आपको बनाना है 3 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर रखते हुए एक स्फेयर ड्रॉ करूँ 3 सेंटीमीटर का, तो ये वाला चार्ज उस स्फेयर के अंदर आ जाएगा, सही बात है। सो विद देयर सेंटर
एंड आपको यहाँ पे फाइंड करना है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स फर्स्ट केस में अपॉन फ्लक्स सेकंड केस में। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस में कितना फ्लक्स आएगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का अगर मैंने एक स्फेयर बनाया जिसका सेंटर यहाँ पे है, तो सिर्फ यही वाला चार्ज उसके अंदर आ पाएगा। तो फ्लक्स होगा 8 माइक्रोकुलम, फर्स्ट केस में आएगा ये हमारे पास 8 माइक्रोकुलम बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सेकंड केस में जो मैंने स्फेयर बनाना है वो 5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो मेरा जो स्फेयर बनेगा सेंटर ये रहेगा और वो इधर बड़ा सा स्फेयर बनेगा 5 सेंटीमीटर का। तो यानी कि उसके अंदर ये वाला चार्ज भी आएगा और ये वाला चार्ज भी आएगा। तो फ्लक्स होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। तो ये अपनी गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर दोनों चार्जेस आ जाएंगे, -2 वाला भी और 8 वाला भी। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 8 - 2 6 हो जाएगा। तो सेकेंड केस में जो फ्लक्स होगा वो अपना हो जाएगा 6 माइक्रोकुलम का, ठीक है, 6 माइक्रोकुलम का अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और 5 1/5 करूँगा तो ये होगा 8 माइक्रोकुलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, दूसरा आ जाएगा अपना 6 माइक्रोकुलम और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा ये 2 4 और 3, 4/3 जो है अपना इसका आंसर हो जाएगा एज ऑल्सो गिवन बाय दी NTA. So let us move to the next question, number 41. So question number 41 says one side of an equilateral prism is painted by a transparent material of refractive index N2. तो यहाँ पे पेंट है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज़ 1.6। तो ये डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ, राइट। और दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 41। रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, 90 डिग्री से स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे हमारा पेंट वाला रीजन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, ठीक है। मेरे को निकालना है यहाँ पे द मिनिमम वैल्यू ऑफ N2 फॉर TIR एट पेंटेड सरफेस। सो पेंटेड सरफेस पे TIR होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है N2 की। तो देखो जब रे यहाँ 90 डिग्री से जाएगी तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। इक्विलेटरल प्रिज्म है हमारे पास ये, ठीक है ना, क्वेश्चन ने बोला इक्विलेटरल प्रिज्म है। सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। सो इन रिजल्टेंट यहाँ पे जो एंगल ऑफ ये वाला एंगल बनेगा ये 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 90 ये 60 तो टोटल 180 होना चाहिए, तो ये 30 बन जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ इस सरफेस पे? ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये 30 है तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा? 60। तो ये 60 हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को 1.6 गिवन है, राइट। अब इस सरफेस पे TIR होने के लिए क्या होना पड़ेगा? रे ग्रेज करेगी, ठीक है। जो कंडीशन ऑफ TIR होती है उसमें रे ग्रेज करती है, तो रे यहाँ पे ग्रेज करती हुई जाएगी। तो जब रे यहाँ पे ग्रेज करेगी तो एंगल ऑफ जो आपका रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा। दिस इज़ द कंडीशन फॉर TIR। किसी भी सरफेस पे TIR होने के लिए जो फर्स्ट एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल जो अगर क्रिटिकल एंगल हुआ है ना, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो आपकी जो रे होती है वो डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है ना, ये सॉरी ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। तो डेंसर रेयरर मीडियम की बाउंड्री पे क्या करती है? ग्रेज करना शुरू कर देती है, क्योंकि TIR के लिए 2 कंडीशंस चाहिए, ठीक है। एक तो क्या होना चाहिए कि आपका मीडियम डेंसर से रेयरर होना चाहिए, समझ में आ रही है आपको बात। और आपका जो इंसिडेंस एंगल होना चाहिए या तो वो क्रिटिकल हो या क्रिटिकल से बड़ा हो। क्रिटिकल होगा तो रे ग्रेज करेगी और अगर क्रिटिकल से बड़ा होगा तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जस्ट कंडीशन निकालनी है TIR के लिए, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव एंगल है अपना 90। तो अब हमारा सिंपल सा है, हमने इसको मैं मान लेता हूँ P और इसको क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पे P और यहाँ पे Q मान लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर PQ बाउंड्री, मीडियम बाउंड्री, आई विल अप्लाई स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि इस मीडियम का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.6 है, मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 60 डिग्री है, इक्वल्स टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि N2 है, और उस मीडियम में जो साइन ऑफ एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। सो 1.6 इंटू साइन 60 हो जाएगा आपके पास √3/2 इक्वल्स टू N2 साइन 90 हो जाएगा आपके पास 1। इसको हम सॉल्व करेंगे N2 के लिए, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो ये हमारे पास हो गया 1.6 को हम लिख सकते हैं 16/10 इंटू √3/2, ठीक है। और ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं, तो 8/5, ठीक है। और ये वापस कैंसिल हो जाएगा, तो 4√3/5 जो है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा N2 का। हम अपने इसमें भी चेक कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग चेक कर लेंगे, ये बुक है हमारी, यहाँ पे हमने चेक कर लिया 4√3/5 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज़ नंबर 42। क्वेश्चन सेज द फिगर गिवन बिलो शोज LCR सर्किट विद 2 switches S1 एंड S2, ठीक है। व्हेन S1 स्विच इज़ क्लोज्ड S2 इज़ ओपन। सो जब S1 क्लोज होगा तो S2 ओपन होगा, और उस केस में करंट और वोल्टेज के बीच में फेस डिफरेंस है 30 डिग्री का। तो मैं साथ साथ नोट करता रहता हूँ इसको। तो क्वेश्चन नंबर 42 हम यहाँ पे नोट करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और वापस से हम इस पे आ जाएं। तो पहली केस में बोल रहा है S1 को क्लोज, तो देखो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें मैं S1 को क्लोज करूं तो यहाँ एक वायर बन जाएगी, ये वाला इंडक्टर ऐसे कैसे आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को, स्विच वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग डायग्राम बनाओ, दो अलग अलग सिचुएशन के लिए। S2 ओपन है तो यहाँ करंट जाएगा है नहीं, तो ये मैं वायर बना ही नहीं रहा, और ये मेरा आ जाएगा L1, ये हो गया L2, ये हो गया C जो कि है 100 माइक्रो फैराड, ये है R, और ये है AC वोल्टेज V0 साइन 300t। जर्नल इक्वेशन क्या होती है, V0 साइन ओमेगा t, तो यहाँ से हमको पता लगा कि ओमेगा 300 है। तो ये फर्स्ट केस की कंडीशन है, ठीक है। और इस केस में जो फेस डिफरेंस आ रहा है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि S2 फेस डिफरेंस इज 60 डिग्री, फेस डिफरेंस इज 60 डिग्री व्हेन S2 क्लोज S1 ओपन, ठीक है। तो दूसरा डायग्राम भी हम लोग बना लेते हैं। तो S2 क्लोज है स्टूडेंट्स और S1 ओपन है, तो S1 नहीं बना रहा मैं, S1 वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच नहीं बना रहा मैं, क्योंकि ओपन है तो करंट ने जाना ही नहीं है। तो ये आ जाएगा अपना, फिर ये आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, ठीक है। तो S2 क्लोज है, फिर ये आ जाएगा, है ना। उसकी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ सीधी वायर आ जाएगी तो वो शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ इसका कोई सेंस नहीं बनता अब L1 का, ठीक है। आप देख सकते हो इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि अब ये सर्किट बनेगा वो आउट हो जाएगा। जैसे पहले L2 हो रहा था वैसे अब L1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे L2 बनाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये आउट हो जाएगा सर्किट से, जस्ट बिकॉज कि ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट रहेगा, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे एक वायर लगा देता हूँ। ये बन गया एक डायग्राम, ये बन गया दूसरा डायग्राम। ये है R और ये वही C है, और ये वही V0 भी वही है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो फेस डिफरेंस आ रहा है सेकंड केस में, फर्स्ट केस में ये आ रहा था, सेकंड केस में 60 डिग्री आ रहा है। तो क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ थ्री L1 माइनस L2 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो बस ये हमारा सीरीज़ RLC सर्किट बना हुआ है। तो पहले वाले केस की बात करूं अगर मैं, तो मैं सीधे सीधे क्या कर सकता हूं, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो पहले वाले केस को आप देख सकते हो, अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपन फेज़र डायग्राम बना सकते हैं, और फेज़र डायग्राम बना के अपन इक्वेशन लिख सकते हैं इम्पिडेंस की, इम्पिडेंस ट्रायंगल बना के। तो फर्स्ट वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ। देखो ये मैं लिख रहा हूँ, फेज़र डायग्राम बना रहा हूँ, इधर आएगा R, इधर आएगा क्योंकि L1 है सर्किट में, तो इधर आएगा XL1 माइनस XC, ठीक है। और
ये हो जाएगा मेरा Z, इम्पिडेंस ट्रायंगल का Z, ठीक है। अच्छा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन, ये भी L1 माइनस XC होगा। और ये जो एंगल दिया हुआ है मेरे को फाई, ये 30 डिग्री दिया है पहले केस में, ठीक है। और अगर मैं साइड बाय साइड पैरेलल में दूसरे केस का भी बनाऊँ तो ये मेरे पास वापस से आएगा R, ये आएगा मेरे पास XL2, क्योंकि दूसरे केस में L2 सर्किट में आ रहा है, XL2 माइनस XC होएगा, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा यहाँ Z1 बोलूँ तो यहाँ Z2 बोल दूँगा इसको, ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। और ये मेरा फिर से XL2 माइनस XC हो जाएगा ये, ठीक है। अब दोनों को पैरेलल में सॉल्व करते रहते हैं, सिंपल। तो tan 30 क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि XL1 माइनस XC बाय R, ठीक है। और tan 30 मेरे पास हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू XL1 माइनस XC बराबर R। तो R बराबर क्या आ जाएगा, XL1 माइनस XC, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इधर सॉल्व करूँगा तो tan 60 बराबर XL2 माइनस XC बाय R। तो tan 60 1/√3 हो जाएगा ये, इंटू R XL2 माइनस XC, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, 1R की वैल्यू जो है ये यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी आगे, यहाँ पे मैंने √3 नहीं लिखा, मैं √3 लिख देता हूँ, R टाइम्स √3 XL1, इसको सही लिख दूँगा L1, ठीक है। अब ठीक है, तो ये R की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो हो जाएगा √3R, R की वैल्यू है √3 टाइम्स XL1 माइनस XC, ये आ गई R की वैल्यू XL2 माइनस XC, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 3XL1 माइनस XC इक्वल्स टू XL2 माइनस XC। अब मेरे को ना L2 दूसरी साइड पे चाहिए, क्योंकि मेरे को 3L1 माइनस L2 चाहिए, तो मैं L2 को लेफ़्ट साइड पे ले लेता हूँ। तो हो जाएगा 3 टाइम्स XL1 माइनस XL2, और XC राइट साइड पे चल जाएगा, तो 3XC, और ऑलरेडी माइनस XC वहाँ पे है ही, तो ये बन जाएगा 3XL1, है ना। और XL1 को क्या लिख सकते हैं अपन स्टूडेंट्स, इसको लिखते हैं अपन ओमेगा L1, ठीक है। और ये हो जाएगा ओमेगा L2, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/ओमेगा C, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/ओमेगा C। इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं अपन, ये 3XC माइनस XC 2XC हो जाएगा, और 2XC को लिख देंगे अपन 2/ओमेगा C, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को ओमेगा को हटाना है, ओमेगा की वैल्यू अपन को पता है 300 है, यहाँ देख सकते हो आप, ओमेगा की वैल्यू 300 है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3L1 माइनस L2 इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा² टाइम्स C, ठीक है। सो 3L1 माइनस L2 अपॉन ओमेगा की वैल्यू थी 300, तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और C की वैल्यू है 100 माइक्रोफेराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, चेक कर लेते हैं, हाँ यही है, C 100 माइक्रोफेराड है। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो आ गए, 1 2 3 4, और इधर 1 2 5 6 हो गए, ये 6 ज़ीरो हो गए, इधर -6 है, तो ये ज़ीरो सारे हट जाएंगे। सो 3L1 माइनस L2 क्या बचेगा मेरा, 2/9, जो कि अपना आंसर है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल चेक, यस 2/9 इसका अपना आंसर है, वेरीफाइड। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, बोल रहा है अ सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस R इज प्लेस्ड इन साइड स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ L। सो हमारे पास एक स्क्वायर लूप है जो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू, इसके अंदर अपन ने एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है जिसकी रेडियस है R, ठीक है। ये लेंथ L है, सो L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, सच दैट दे आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड, तो इनके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हमको μ0 गिवन है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन, ये तो जर्नल फार्मूला है जो हम क्लासेस में ही पढ़ लेते हैं, कहीं टीचर्स पढ़ा देते हैं क्लास में,
अब मैं इसकी आपको डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ। तो इसकी डेरिवेशन अपन कर लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 43 है, राइट। तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, स्क्रीन के अंदर। आप इस पैटर्न में अपने हैंड्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न करो तो आपका थंब ना अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अपन कैसे भी ले सकते हैं, डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इस स्क्वायर लूप की निकालूंगा मैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैग्नेटिक फील्ड का एक वायर की जैसे। एक वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखो अपन ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जर्नल सा। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे। अब ये दोनों एंगल्स कितने बनेंगे, 45 डिग्री के, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के बने। तो ये किसी फाइनाइट लेंथ वायर का ये डिस्टेंस आपकी L/2 हो जाएगी। फाइनाइट लेंथ वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/4πr, r मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली जो कि L/2 है। L/2 इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये θ1 θ2 दोनों 45 हैं, तो साइन θ1 साइन 45 प्लस साइन 45, 2 साइन 45 लिख देता हूँ डायरेक्टली। और ये तो सिर्फ एक वायर का है और ऐसी टोटल 4 हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये ये 4 और ये 4 डायरेक्टली अपन कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 2 अपना ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 μ0I/πL, और ये 2 साइन 45 है, 2 इंटू साइन 45 होगा 1/√2। तो ये अपना बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली, हम कह सकते हैं इसको 4 μ0I/√2πL, ठीक है। अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा बन जाएगा μ0I/4√2 अपॉन √2 हो जाएगा πL, 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास आएगा 2√2 μ0I/πL। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी मेरी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पता लग गई। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी तो इसमें कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स होगा वो हम निकालेंगे। फ्लक्स की वैल्यू होती है, फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड तो स्क्वायर की, और एरिया किसका, किसके अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर की, सर्कुलर कॉइल की, ठीक है। तो ये ऐसे मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स का हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2√2 μ0I/πL, और एरिया है सर्कुलर कॉइल का πr², ठीक है। अब देखो, फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स का फॉर्मूला होता है MI। क्या होता है फॉर्मूला, MI, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2√2 μ0r²/πL, ठीक है, इंटू ये पाई तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो हम इसको हटा ही देते हैं, डिनोमिनेटर में r इंटू आई। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, देखो आपको दिख रहा होगा इधर भी आई है, और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है आपकी, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपकी m है। तो m क्या बन जाएगा आपका, 2√2 μ0r²/L। तो ये जर्नल फार्मूला भी होता है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। याद रखें तो अच्छा है, देखो याद होता तो आप इसको डायरेक्टली कर देते एग्जाम में और आपका टाइम सेव हो जाता। चलिए नो प्रॉब्लम्स, हम इसको आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं आप। आंसर यही है अपना, 2√2 μ0r²/L, राइट। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 44। सो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 209 बिस्मथ 83 इज डैश मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा बोर्ड लेवल तक का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में करते हैं हम लोग जनरली, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आ जाते हैं, इस पे थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास है BI 83209, चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ 20983, राइट 20983। तो इसके पास हमको पता है इट हैज़ टोटल Z = 83 209 83
इसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। और टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे इसके पास, 209, ठीक है। 209 न्यूक्लियॉन्स हो गए और 83 इसके पास प्रोटॉन्स हो गए। अब अगर मेरे को न्यूट्रॉन्स निकालने हैं इसमें तो कितने आएंगे न्यूट्रॉन्स, सो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे इसके पास, न्यूट्रॉन्स आएंगे 209। जो न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन्स का नंबर माइनस करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि होंगे 126, ठीक है। अब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, मैं आपके पास स्क्रीन वापस ले आता हूँ, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। टोटल मास जो होगा, एक प्रोटॉन का मास हमको दे रखा है, तो टोटल जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास कितना होगा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, ZMP, ठीक है। तो Z की वैल्यू अपन को पता है 83 है और MP की वैल्यू अपन को पता है 1.007825 U, ठीक है, ये है। तो यहाँ से अपने पास टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो नंबर है न्यूट्रॉन्स का 126 और एक न्यूट्रॉन का मास अपन को ये दे रखा है 1.008665, 1.008665, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा AMU में, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब मास डिफेक्ट कितना होगा, देखो यहाँ पे दे रखा है अपन को, जो न्यूक्लियस है उसका मास इतना है, लेकिन न्यूक्लियॉन्स, ये दोनों मिलके न्यूक्लियॉन्स बनेंगे ना, इनका मास कुछ और होगा, तो इनके मास में डिफेक्ट आएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, जो मास डिफेक्ट क्या होगा, मास डिफेक्ट होगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर आप न्यूक्लियॉन्स का मास देखेंगे तो वो ज़्यादा आएगा सब्ट्रैक्ट मास ऑफ न्यूक्लियस के मास से, ठीक है। यहीं से आपको मास डिफेक्ट मिलेगा और जहाँ से आपको मास डिफेक्ट मिलेगा E=Δ_mc² करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, और उसको न्यूक्लियॉन के नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आता है हमारे पास 210.739065, और मास ऑफ न्यूक्लियस जो हमको गिवन है वो है 208.980388। इसका जो डिफेक्ट होगा, मास डिफेक्ट, वो आएगा 1.758677 AMU। यह आ गया हमारे पास Δm, ठीक है। अब E की वैल्यू हमको निकालनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसको 1.758677 को मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और वो आएगा 1636.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में एनर्जी आ जाएगी, या हम कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो हमको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो टोटल न्यूक्लियॉन्स का नंबर आप देख सकते हो 209 है, ठीक है। तो हम 1636.68 को 209 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7.83 के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर आ जाएगा। तो हम देखेंगे जो हमारा ये वाला ऑप्शन है सेकंड वाला, वो मैच कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कैलकुलेटिव था, कंसेप्चुअली तो इजी ही था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 44। ये 44 ही था, आई थिंक ये 44 था, राइट। अब है 45, ऊपर चलिए, ये आ गया 45। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय A sin 50 t + π/3। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक पार्टिकल है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है A sin 50 t + π/3। आगे बोल रहा है द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, यानी कि स्पीड ज़ीरो होगी t1 टाइम पे, एंड इट विल हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा t2 टाइम पे, ठीक है। t1 और t2 हमको रिस्पेक्टिवली निकालने हैं। तो देखो इसको ट्रिक से करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है, SHM हो रहा है, SHM की इक्वेशन है ना, और हम SHM को सर्कुलर मोशन पे स्टडी कर सकते हैं।
राइट। तो अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। अब आप एक चीज़ सीखो कि जब हमारी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में, तो इसका मतलब पार्टिकल शुरू कहाँ से हो रहा है? इनिशियल फेस है π/3। तो मैं मान लेता हूँ कि पार्टिकल का इनिशियल फेस ये हो गया π/3। इस हम से कह सकते हैं p पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है। प्लस का साइन आ रहा है मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो रोटेट कर रहा है। अब ये कौन सी पोजीशन हुई उसकी, मुझे एक बात बताओ आपकी, ये होती है कौन सी पोजीशन? मेन पोजीशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होती है मेन पोजीशन। फिर जब वो घूम यहाँ से शुरू करा, यहाँ से शुरू करा और यहाँ पे पहुँच गया, तो ये क्या होती है? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन होती है ये सिमिलर है सिंपल पेंडुलम के केस जैसे। क्यों? सही बात है ना। हमको पता है ये मीन पोजीशन से शुरू किया, अगर यहाँ से शुरू किया तो फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम ये मीन पोजीशन है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। सेम चीज़ अपन यहाँ पे लगा रहे हैं। अब शुरू तो यहाँ से हुआ, लेकिन ये आ गई एक्सट्रीम पोजीशन, और हमको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? वेलोसिटी ज़ीरो। तो यहाँ पे कितने टाइम पे पहुँचेगा वो मेरे को ये बताना है। t1 टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो एंगल कितना कवर हुआ? अरे एंगल टोटल 90 डिग्री है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री है, तो ये π/3 है। π/3 बोले तो 60 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? π/6, ठीक है। तो टाइम क्या होता है? टाइम होगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो एंगुलर डिस्टेंस कितना हो गया? π/6। स्पीड कितनी? एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा कितना है? ओमेगा टी, ये ओमेगा है अपना, 50 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टाइम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है अपनी? एंगुलर 50। तो ये कितना आ गया? 6 × 50, तो ये आ जाएगा हमारा 300। आई बात समझ में? तो ये हमारा 300 ये हो गया, π/300 t1 आ गया। ऐसे ही हम t2 निकालेंगे। अब यहाँ से ये तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे आएगा वो, तो फिर वापस से मीन पोजीशन पे आ गया, क्योंकि ये भी मीन पोजीशन है, ये भी मीन पोजीशन है। जब यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन पे, तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और यहाँ पे आने पे इसको टाइम t2 लगेगा। यही हमको निकालना है, ठीक है। अब क्योंकि वो शुरू तो यहाँ से कर रहा था, तो हम यही वाला उसका टोटल एंगल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसने पी पोजीशन से शुरू करा, इनिशियल फेज था। अगर यहाँ से शुरू ना करके यहीं से शुरू करता है, यहाँ से शुरू ना करके, पी से शुरू ना करके यहाँ से शुरू करता, तो ये पूरा लेते अपन, क्योंकि अब यहाँ से शुरू कर रहा है तो हम ये वाला एंगल लेंगे। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये तो 90 है, और ये वाला कितना है हमारे पास? ये है π/6, यानी कि 30 डिग्री। 90 + 30 हो गया 120, ठीक है। 120 अपना रेडियंस में हो जाएगा 2π/3। सो 2π/3 टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एंगुलर डिस्टेंस, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो भी उसने एंगल कवर करा, अपॉन उसकी एंगुलर स्पीड जो कि है 50। सो 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने पे 2 और 25, तो π/75 सेकेंड्स। चेक कर लेते हैं, देख लो। फर्स्ट ऑप्शन मैंने चेक कर रखा है NTA से, तो ये इसका अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 45 कंप्लीटेड। सेक्शन बी पे आते हैं। सो सेक्शन बी, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 46, Young's double slit experiment. So question says, in YDSE slit experiment, intensity at some point on screen is 3/4 times the maximum interference pattern. So intensity at any point is 3/4 दी मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे, और वो होती है 4I0, जो कि I0 क्या होती है? एक स्लिट से इंटेंसिटी फ्रॉम वन स्लिट, ठीक है ना। एक स्लिट से आने वाली जो इंटेंसिटी होती है वो होती है I0। तो टोटल इंटेंसिटी जो बनती है ब्राइट, वो बनती है 4I0 सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटेंसिटी एट सम पॉइंट ऑन स्क्रीन इज फाउंड टू बी 3/4 टाइम्स मैक्सिमम ऑफ द interference pattern, right? Path difference between the interfering waves, path difference
डेल एक्स जो है वो हमको दे रखा है लैम्डा बाय एक्स, राइट, और एक्स की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो कि होती है 4I0 कॉस स्क्वायर डेल फाई बाई टू। डेल फाई बाई टू क्या है? फेस डिफरेंस का हाफ, ठीक है। अब मेरे को पता है जो इंटेंसिटी बन रही है वो ये बन रही है, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे, तो यही रिजल्टेंट है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3I0 आ जाएगा इधर मेरे पास, और यहाँ पे आएगा मैक्सिमम जो कि 4I0 होती है कॉस स्क्वायर डेल फाई बाई टू। I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 बराबर कॉस स्क्वायर डेल फाई बाई टू। स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर कॉस डेल फाई बाई टू। तो कॉस की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्रीज़ पे, यानी कि कॉस पाई बाई 6 पे। तो मैं यहाँ पे कॉस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ डेल फाई बाई टू, और यहाँ से मुझे पता लगेगा कि पाई बाई 6 जो है वो डेल फाई बाई टू के बराबर है। 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से मुझे पता लगेगा कि डेल फाई जो है वो पाई बाई 3 के बराबर है। तो फेस डिफरेंस जो आ रहा है वो पाई बाई 3 आ रहा है, ठीक है। और हमको पता है फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन। पाथ डिफरेंस होता है फेस डिफरेंस होता है डेल फाई इक्वल्स टू के डेल एक्स। के होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। ये होता है रिलेशन फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। तो फेस डिफरेंस अपन पाई बाई 3 निकाल चुके हैं, 2 पाई बाई लैम्डा डेल एक्स, पाई पाई बाई बाई, यहाँ से डेल एक्स आ जाएगा मेरे पास लैम्डा बाई 6। तो क्वेश्चन ने मेरे को पूछा है पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई एक्स, तो यहाँ से मेरे पास पाथ डिफरेंस आ गया लैम्डा बाई 6, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 6, जो कि मेरा आंसर होएगा 6 ही है इसका आंसर। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 47. Question number 47 says, using Bohr's model, calculate ratio of magnetic field generated due to the motion of electron in second and fourth orbit. So magnetic field निकालनी है हमको in second and fourth orbit of hydrogen atom. तो जो magnetic field होती है due to a coil जिसमें I करंट है और सपोज उसकी R रेडियस है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है ये हमको निकालना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2r, ठीक है। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट अपॉन रेडियस, एंड वी नो दैट इन बोहर रेडियस इट इज़ प्रोपोर्शनल टू n²/z, ठीक है। एंड व्हाट करंट इज प्रोपोर्शनल टू? करंट की वैल्यू होती है I=Q/T। तो करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब टाइम के लिए हमको निकालना पड़ेगा कि टाइम किसके प्रोपोर्शनल है। उसके लिए आपको वेलोसिटी तो याद होगा, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है z/n के, ठीक है। और v = ω/r होता है। तो यहाँ से ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? ओमेगा प्रोपोर्शनल होगा v/r के। एक मिनट, ओमेगा होगा v/r के प्रोपोर्शनल, ठीक है। और v की वैल्यू क्या होती है? v किसके प्रोपोर्शनल होता है? v प्रोपोर्शनल है z/n के, और r प्रोपोर्शनल है n²/z के। ऊपर देख लो, यहाँ करा है अपन ने। तो यानी कि ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? z²/n³ के। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2πf। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z²/n³ के। और टाइम और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टाइम प्रोपोर्शनल होगा n³/z² के। इसका मतलब करंट और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस मतलब करंट प्रोपोर्शनल होगा z²/n³ के। अब ये वैल्यू मैं ऊपर पुट करूँगा, ठीक है। तो करंट प्रोपोर्शनल है z²/n³ के, तो z²/n³ और रेडियस प्रोपोर्शनल है n²/z के, तो इधर आ जाएगा n²/z, ठीक है। तो b मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हुई? z³/n⁵, ठीक है। अपन को ये यूज़ करना है।
तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल हुई z क्यूब बाय n की पावर 5। तो यहाँ से रिलेशन बनेगा b1 कौन सी ऑर्बिट्स का चाहिए मेरे को, सेकंड और फोर्थ का रेडियस रेशियो चाहिए, है ना। सो b2 बाय b4 होगा 2। सो पहले 2 क्यूब बाय हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए 1 क्यूब रहेगा, ठीक है। और n की पावर 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। फिर आएगा वापस से z क्यूब, वो होगा 1 क्यूब क्योंकि हाइड्रोजन है दूसरे केस में भी। और n जो हो जाएगा वो मेरा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 की पावर 5। तो 4 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीटेड। क्वेश्चन 48 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 5 मोल्स ऑफ अननोन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो साथ के साथ नोट करते रहते हैं इसको। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 48। सो 5 मोल्स है हमारे पास गैस के, 5 मोल्स गैस है, हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम टेम्परेचर 10 डिग्री टू 20 डिग्री। सो चेंज इन टेम्परेचर जो है हमारे पास वो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस गैस, CP जो हमको दिया हुआ है 8 कैलोरी पर मोल दिया हुआ है। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ 8 कैलोरी पर मोल एंड R वैल्यू इज़ 8.36 जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन कैलोरी वी हैव टू फाइंड। तो हमको पता है CP माइनस CV बराबर R होता है, ठीक है। तो CP की वैल्यू अपन को 8 कैलोरी पर मोल गिवन है, CV अपन को पता नहीं है, और R जो है वो 8.36 जूल पर मोल कैलोरी गिवन है, ठीक है। पर मोल यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आएगा। तो R की वैल्यू हमारे पास जूल्स में है, तो यहाँ पे जो हमारे पास R की वैल्यू है ना वो जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस में है, और मेरे को उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए उसको 4.18 से डिवाइड करेंगे। तो 8.36 को 4.18 से डिवाइड करेंगे तो ये कैलोरी मोल पर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो R हो जाएगा मेरा 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये R की वैल्यू आ गई। अब ये R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। अब ये R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से मेरे पास CV जो आएगा वो आ जाएगा 6 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा U। सो डेल्टा U होगा NCV डेल्टा T, राइट। तो नंबर ऑफ़ मोल्स मेरे को 5 गिवन ही है, ऊपर देख सकते हो आप 5 मोल्स ऑफ गैस गिवन था। CV अपन निकाल चुके हैं, 6 अपना पास आ ही गया। टेम्परेचर डिफरेंस अपन को 10 पता ही है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 300 कैलोरीज आ जाएगा। आंसर भी हमको 300 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो दिस विल बी दी आंसर। अब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ सनलाइट इज़ फोकस्ड ऑन अ पेपर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस बनाया हमने, इट स्टार्ट्स बर्निंग द पेपर इन शॉर्टेस्ट टाइम। मीन्स आपने जो पेपर रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा हुआ है, तो वो फटाफट बर्न हो रहा है क्योंकि सारी रेज वहीं कन्वर्ज करेंगी, सबसे ज़्यादा बर्निंग इसी केस में होगी। तो वो पेपर की पोजीशन 30 सेंटीमीटर दे रखी है, वो एक्चुअल में फोकल लेंथ है लेंस की। रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 दी हुई है। तो पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है। तो एक ही कर्वेचर दिया तो हम मान लेंगे कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको म्यू जो है α/10 दिया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/f = 1/μ, म्यू -1 1/r1 - 1/r2 वैल्यूज़ पुट करेंगे। f की म्यू -1 एज इट इज़, r1 और r2 दूसरी कर्वेचर है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/60 + 1/60 2/60 हो जाएगा।
जो कैंसिल करके 1/30 बचेगा, 30 और 30 भी कैंसिल हो जाएगा। म्यू माइनस 1 के बराबर आएगा, यानी कि म्यू हमारा 2 के बराबर होगा। और म्यू की वैल्यू हमको अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूँ तो अल्फ़ा मेरा 20 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन है नंबर 50, वो क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि हमारे पास एक AB एक्सिस है, एक रॉड है 40 kg की 3 मीटर की, और एक सॉलिड स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है 10 kg का, वो भी इसका सेंटर 3 मीटर ही दूर है। ये दोनों सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं और इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट सेम है। तो इस स्फेयर की रेडियस निकालनी है। तो पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ, जो कि होगा ml²/3। ठीक है, तो मास है ml², यानी कि रॉड की लेंथ 3² हो जाएगा 9/3, 120 kg मीटर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब सॉलिड स्फेयर का इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट होता है 2/5 mr², और ये जो पैरेलल एक्सिस है इसके अबाउट हो जाएगा 2/5 mr² प्लस md², जहाँ d 3 हमको गिवन है ऑलरेडी। 2/5 एज इट इज़ पुट करा, मास 10 kg गिवन है पुट करा, r² की जगह r² आया, मास m आया, और d ये जो डिस्टेंस है हमको 3 गिवन है, d² 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके 90 आएगा, 5 और 10 कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4r²। अब इस इक्वेशन को इसके इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल गिवन है। तो 120 माइनस 90 आपके पास 30 हो जाएगा, 4 नीचे जाएंगे तो √15/2 आएगा। यहाँ से अल्फ़ा 15 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन में की में 60 दे रखा है, डोंट नो वाई, बट आंसर इसका 15 ही होगा। सो हेयर वी कंप्लीट आवर 2 April इवनिंग शिफ्ट। कीप वॉचिंग सिमरन सर फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।